देखो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखा था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारे पास एक टॉपिक आता है अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये तुम्हारे 12th का चैप्टर है, तुमने इसको 12th में देखा होगा। अब जरा ध्यान सुन लो इसके बारे में, तुम्हें क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या तुम्हारे एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, जा करके देखना, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, ठीक है। और वो क्या आता है, इजी नोट आता है तुम्हारा, उसमें देखना अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास 12th क्लास में अर्थ मैग्नेटिज्म था, बिल्कुल वही चीज कराने जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराना है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना, जितना तुमने 12th क्लास में पढ़ा था वही चीजें तुम्हें बस थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तुमने उसमें पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या हो रहा है। यहां पर हमें देखना है कि हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। अब एक बार तुमने 12th में पढ़ा था, एक बार यहां पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। तुम्हें 12th में बताया गया था कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ में हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ से एंटर करती है, ये सब हमारे पास होता है, ठीक है। फिर उसमें तुमने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा पढ़ा होगा एंगल ऑफ डिप, ठीक है। हिंदी में शायद नयन कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीजें पढ़ी थी, इन्हीं पर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास कहां पर एंगल ऑफ डिप 0 होगा, कहां पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा, ठीक है, कहां पर डिक्लिनेशन कितना होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है, ठीक है। चलो देखो हम शुरू करते हैं कि हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, कैसे बात करनी है, इसमें क्या क्या सीखना है, चलो जरा देखो। सबसे पहले तो एक बात हमारे पास आती है, अर्थ के बारे में तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि हमारे पास यहां पर अर्थ है, ठीक है, यहां पर ऊपर हमारे पास होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और यहां नीचे होता है हमारे पास साउथ पोल। अच्छा, अगर ठीक से कहें तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है इनको कहा जाता है जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से, या ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल भी कहते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे पास ये नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, ठीक है। एक मिनट, लेकिन जब यहां पर हम बात मैग्नेटिज्म की करेंगे तो यहां पर ध्यान रखना, मैग्नेटिज्म में हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े से बदल जाते हैं। सबसे पहले देखो क्या होगा हमारे पास, यहां से इस लाइन को मिलाओगे तो ये तुम्हारी होती इक्वेटर। कौन सी इक्वेटर है, ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक इक्वेटर या फिर जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये हमारे पास है जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। आगे जरा, अब हमारा जो रियल नॉर्थ पोल होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है, वो इससे थोड़ा सा हटा हुआ होता है। ये लाइन हमारे पास आती है और ये वाले जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट हमारे पास बताते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और यहां पर आता है हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल, इसमें एम लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान सुनना, जो हमारा ज्योमेट्रिकल या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है फाई, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो फाई देख रहे हो, ये यही फाई होता है हमारे पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हिंदी में शायद दिक्पात कोण कहते हैं, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर मेन बात आती है, चलो ठीक है, देख लिया हमने। एग्जाम में कैसे आ सकता है, एग्जाम में देखना ध्यान से, तुम्हें थोड़े टेक्निकल वर्ड देखने को मिलेंगे। एग्जाम में हमारे पास एक टर्म आएगा मेरिडियन। ये मेरिडियन क्या होता है, देखो मेरिडियन हमारे पास एक प्लेन होता है, ठीक है, हम एक तल को मेरिडियन कहते हैं। कैसा तल, देखो अगर मान लो ये मान लो हमारे पास एक गोल अर्थ है, ठीक है, हम यहां से अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। अगर मान लो अर्थ को बीच से काट दें तो यहां पर एक क्या दिखेगा, एक हेमिस्फीयर दिखेगा। हेमिस्फीयर में क्या होगा हमारे पास, एक यहाँ पे सेमी सर्कल होगा, ठीक है, बीच से अगर काट दो क्या दिखेगा, सर्कल। तो जो सर्कल का जो प्लेन होता है हम उसी को मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनना, अगर मान लो हमारे पास अर्थ है, उसको कहीं से भी काटो, बीच से काटो,
साइड से काटो, कहीं से भी काटो, जहां से काटोगे एक प्लेन बनेगा, तो वो जो प्लेन होता है उस प्लेन को ही हम क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमारे पास दो मेरिडियन होते हैं, एक होता है हमारे पास जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जब हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिला के काटते हैं तो जो प्लेन बनेगा उसे कहा जाता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाकर के इस तरह से कट कर दें तो हमारे पास बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आती है, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लिखो हेडिंग, हेडिंग में डालो अर्थ मैग्नेटिज्म और पहली हेडिंग लिखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लिखा, देखो आ गया, लिखो डेफिनेशन इसमें, the angle formed between मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन लिखा है इसमें मैग्नेटिक लगा देना, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन is called angle of declination, is called angle of declination। लिख लिया। अभी जब डायग्राम एक साथ बनाना तो उसमें सब लिख लेना। ठीक, ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब एक बात समझना, देखो इक्वेटर क्या होती है, जो मरीडियन है, मरीडियन के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन खींचते तो क्या होगी, इक्वेटर, जिसको हम क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। ये होती है जियोग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफी के हिसाब से ये इक्वेटर है। लेकिन अगर मैग्नेटिज्म की बात करो तो देखो यहां पर हमारे पास ये मैग्नेटिक मरीडियन है, इसके परपेंडिकुलर अगर तुम कोई लाइन खींचोगे तो ये क्या हो गया हमारे पास, यही हो गई मैग्नेटिक मरीडियन, इसको सॉरी मैग्नेटिक इक्वेटर हो गई हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक इक्वेटर। बोलो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये सब में सभी को, ये हमारे पास होती है मैग्नेटिक इक्वेटर। अच्छा एक बात तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैग्नेटिक इक्वेटर और जियोग्राफिकल इक्वेटर के बीच में कितना एंगल होगा, बिल्कुल वही एंगल होगा जो यहाँ एंगल है हमारे पास 5। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ही कहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है, यहां तक समझ में, आगे बढ़े इसी में। देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन एक तल होता है। ठीक है, अब आगे देखो यहां पर क्या होता है। अब हमें इतना बताया गया है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल में जाती है। सबसे पहली बात, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती ही क्यों है। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। एक काम करो, जरा डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखो आगे देखो, तुमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक अगर बार मैग्नेट है तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और ये हमारे पास साउथ पोल होता है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा होता है, ये हमें पता है कि नॉर्थ पोल से हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। बोले आपने सुना है कि नहीं सुना, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी। इतनी बात क्लियर है सभी को। यही चीज हमारे पास नीचे से आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये मैग्नेट होता है। अब ये मैग्नेटिक लाइंस जाती कहां है, ध्यान से देखो, ये नॉर्थ पोल से निकली है, साउथ में जाएंगे, लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस साउथ से नॉर्थ चलती हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। चलो एक बात ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करोगे तो मैग्नेट के बाहर ये हमेशा नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती हैं, जबकि मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। ठीक है, इसका याद रखना, डायग्राम बना लो, लिख लेना एक बार कहीं पे। ठीक है, लिखो जरा, चलो लिखो, नोट डाल करके लिखो, नोट लिखो। एक बढ़िया प्रॉपर्टी आती है, ध्यान सुनना, ये शायद पहले बता भी चुके हैं, हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं। सोचो, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से शुरू होगी, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में है, फिर अंदर जाके फिर से कहां पर आगे, नॉर्थ पे, तो ये क्या करती है, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। अच्छा, जबकि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करती हैं, वो ओपन लूप बनाती हैं। सोचो, अगर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएंगी, लेकिन अब इसके आगे कुछ नहीं, यहां से शुरू यहां खत्म, बस वापस नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करती हैं, ये ओपन लूप बनाती हैं, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती हैं, ये हमारे पास हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, लिखो जरा, नोट करके सारे पॉइंट लिखना। लिखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस,
magnetic lines of forces always form closed loops लिखा, लूप लिखना है, लूप भी है, LOOP, closed loops, they start from north pole and move towards south pole of magnet. लिख लिया, लिखो, and inside the magnet these lines of forces move from south pole to north pole. हो गया? चलो आगे देखो, इतनी बात क्लियर है सभी को? ये लिखना हो तो लिख लेना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर्म, ओपन कर, पहले लिखा होगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, यहां पे भी लिख लो तो जल्दी याद हो जाएगा तुम्हें। चलो देखो हमने यहां पर एक बात मानी, ध्यान सुना। अब सोचो, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नॉर्थ कहा किसने? हम ही लोगों ने कहा। तो एक बात ये समझ, जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं, हम उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। अच्छा, जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे पास अंदर जा रही है, उसे क्या कहा जाता है? साउथ पोल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ के बारे में समझते हैं। देखो, अर्थ के बारे में अगर तुम्हें कुछ याद हो तो ये हमारे पास ईस्ट होता है, ये हमारे पास वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ये तो हमें पता है। अब एक बात सुनो, अर्थ के रोटेशन के बारे में कभी बात करी थी? सोचो, प्रीवियस में अर्थ का रोटेशन हमारे पास होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी अर्थ रोटेट करती है। मतलब ये इस तरह से रोटेट कर रही होगी ऐसे। देखो, मान लो यहां पर हमारे पास सन है, तो हमें सन कैसे दिखता है? सन लगता है ईस्ट से निकला और वेस्ट में जाकर के सेट हो गया, यही तो होता है। जबकि सन मूव कर रहा नहीं, सन ऐसे चलते हुए दिखता क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ इसके अपोजिट रोटेट कर रही होती। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो, अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट। इतनी बात क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? अब एक बात सुनो, एक बात जरा यहां पर देखो, अर्थ का स्ट्रक्चर देखिए, डायग्राम बना दिया ना सबने, ठीक है। डायग्राम केवल ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिखाने के लिए है, ठीक है। अब आगे देखो, हमारी अर्थ कई सारी लेयर्स से मिलकर के बनी होती है। तुमने बचपन में, हाई स्कूल वगैरह में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। हमारी जो अर्थ होती है कई सारी लेयर से मिलकर के बनती है। अर्थ की अगर बात करोगे तो तुम्हारे पास सबसे ऊपर होता है अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक पतली सी लेयर होती है, अर्थ क्रस्ट की एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है। देखो, इस तरह से हमारे पास ये अर्थ का क्रस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद एक ये मोटी सी लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मेंटल, ठीक। इसके बाद ये जो अंदर देख रहे हो ये होती है हमारी कोर, ठीक है। कोर हमारे पास अंदर होती है, जिसको तुमने पढ़ा होगा, सियाल, सीमा, निफे कुछ करके पढ़ा होगा। जो कोर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? निफे। निफे मतलब इसमें कोर में ज्यादातर क्या पाया जाता है? निकल और आयरन, ये चीजें पाई जाती है इसमें, ठीक है। तो जरा सुनना, यहां पर हमें और क्या देखना है? देखो, जो हमारी कोर है उसमें ज्यादातर क्या पाए जाएंगे? मेटल। अच्छा, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत अच्छे होते हैं। सोचो जरा ध्यान से, प्लस के आयन बनाते हैं मेटल्स। अगर मेटल्स पॉजिटिव आयन बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, कोई परेशानी यहां तक। अब देखो, अब जो हमारी कोर होती है, कोर के बारे में समझना। देखो, कोर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास इनर कोर और दूसरा होता है हमारे पास आउटर कोर। बोलो यहां तक कोई परेशानी? एक होता है इनर कोर, दूसरा आउटर कोर। इनर कोर के बारे में ध्यान रखना, इनर कोर में पाई जाने वाली जो मेटल्स होती हैं वो लगभग सॉलिडिफाइड होती हैं, ठीक है। वो लगभग सॉलिडिफाइड मेटल्स होती हैं। सॉलिडिफाई क्यों होती हैं? देखो ध्यान से, अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाहर इतनी बड़ी अर्थ है तो वो प्रेशर भी बहुत ज्यादा लगाती है, तो उस प्रेशर की वजह से मेटल क्या रहती है? सॉलिडिफाई। लेकिन
सबसे जरूरी बात आती है आउटर कोर। अब ये जो आउटर कोर देख रहे हो, आउटर कोर में हमारी जो मेटल्स होती हैं ये होती हैं लिक्विड के फॉर्म में, याद है कुछ, जिनको हम लावा कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनो, ये जो हमारे पास आउटर कोर होती है, आउटर कोर में हमारी जो मेटल्स होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये लिक्विड फॉर्म में मेटल्स है मतलब क्या, सोचो, मेटल्स को अगर जरा सी एनर्जी दोगे तो मेटल्स क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती हैं। अच्छा, जो लिक्विड फॉर्म में, सोचो मेटल को लिक्विड में लाने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लो, यहाँ पर मेटल्स ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करे होंगे तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, वो मेटल है, लेकिन मेटल कैसे है, लिक्विड फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कैसे है हमारे पास, ये हमारे पास बाहर घूम रहे हैं। अब सोचो, अब अर्थ में क्या है, ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन, हमारी अर्थ क्या कर रही है, हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, ठीक। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सोचो, मान लो तुम्हारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, तुमने उसमें छेद कर दिया और मान लो तुमने प्रेशर से उसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, मान लो। अब मान लो तुम्हारी प्लास्टिक की बॉल में पानी भरा हुआ है और तुमने उस बॉल को नचाया। सोचो, अगर तुमने बॉल नचाई तो अंदर का पानी भी तो रोटेट करेगा बॉल के साथ, सोचो जरा ध्यान से, तुमने बॉल कस के नचा दी, बॉल घूम रही है। अब मान लो तुमने बॉल पकड़ दी, लेकिन अंदर का जो पानी होगा वो तो थोड़ा सा और रोटेट करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा। तो यहाँ पे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी रोटेट कर रही है और उसके अंदर लिक्विड भरा है तो वो लिक्विड भी क्या करेगा, उस स्फेरिकल बॉडी के साथ ही रोटेट करेगा। बोलो कोई परेशानी यहां तक। अब यहाँ पे देखो, मतलब इतना पता चल गया कि जो आउटर कोर में लिक्विड मेटल्स भरी हैं ये क्या कर रही हैं, साथ ही साथ रोटेट कर रही हैं। अच्छा एक बात सुनो, कैसे रोटेट कर रही हैं, वेस्ट से ईस्ट, ठीक, वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही हैं। तो जो हमारे पास मॉल्टेन मेटल के जो लिक्विड मेटल है उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या कर रहे होंगे, वो भी तो वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रहे होंगे। सोचो जरा ध्यान से। अब एक बात समझते, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कंडीशन में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम कहते क्या है, करंट ही तो कहते हैं। सोचो जरा ध्यान से, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है हम उस मोशन को क्या कहते हैं, करंट ही तो कहते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब जरा सुना, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो हमारे पास करंट होती है, ठीक, कोई परेशानी। मतलब हमारे पास जो ये आउटर कोर है, ठीक है, आउटर कोर इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे मानो ये बहुत बड़ा एक करंट कैरिंग लूप हो। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर करंट फ्लो हो रही तो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये जो आउटर कोर होती है, आउटर कोर की जो लिक्विड मेटल्स हैं ये जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती हैं, इसी वजह से हमारे पास क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। देखो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे करंट उनके अपोजिट बनती है। अब ऐसे मानो यहां पर एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो करंट कैसे चलेगी, करंट ईस्ट से वेस्ट चलती है। हमारी आउटर कोर में एक एटॉमिक करंट जनरेट होती है जो कैसी चल रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ वहां पे फ्लो हो रही है। अब जरा सोचो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर अंदर करंट फ्लो हो रही है तो हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। ऐसे सोचो, अब यहां पर हमारे पास इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, मतलब पीछे से क्या हो रही है, करंट इस तरफ जा रही है, बात समझ आ रही है यहाँ पे, और आगे से इस तरफ जा रही है। इतनी बात क्लियर, पीछे से इस तरफ आ रही है। तो सोचो, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट तो इस तरफ आ गई, हमें सेंटर पे निकालना है, तो फिंगर्स इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, डाउनवर्ड। तो यहां से एक बात समझ में आई कि अर्थ के अंदर, बहुत ध्यान सुनना, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डाउनवर्ड, मतलब यहां से ऐसे नीचे आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर हुआ यहाँ पे कि नहीं हुआ यहाँ पे? तो अब जरा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरफ ऐसे आ रही है। अब जरा सुनो ध्यान से, यहां से अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बाहर निकलती है और ये इस तरह से यहां पर आती है, ठीक है। अब एक काम करो, जाकर के अपनी बचपन की किताबें उठाओ, उनमें जरा देखना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुमने यहां से ऊपर की तरफ देखी होगी। देखो ध्यान से जरा, देखा, देख लो आराम से, तो ध्यान सुनो। अच्छा चलो, अब एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, फिर उस डायग्राम में कुछ चीजें समझते हैं। ये सारी कहानी समझ में हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है। चलो आगे देखते हैं।
अब यहां पर हमारे पास होता क्या है, यहां पर हमारे पास अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और ये वापस यहां से ऐसे एंटर करती है। तो ध्यान रखना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ये हमारे पास हमेशा ऊपर की तरफ जाती हुई होगी। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकल रही है। अच्छा, ये क्या था हमारे पास, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये हमारे पास है साउथ पोल, लेकिन कौन सा साउथ पोल, ज्योमेट्रिकल या जियोग्राफिकल साउथ पोल है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे, तो वाइवा में कई बार एग्जामिनर पूछता है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, साउथ पोल से कि नॉर्थ पोल से। ध्यान रखना, जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है वहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और यहां पे हमारे पास एंटर होती है, ठीक है। और जरा सुनो, तो ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल तो है, लेकिन अगर हम अपने मैग्नेट के हिसाब से देखें तो मैग्नेट के हिसाब से ये हमारे पास नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, लेकिन हम इसको लिखते नहीं है इन जनरल, ठीक है। इन जनरल हम वैसे ही मान लेते हैं जैसे ज्योमेट्री के हिसाब से बनाया गया। देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास डायरेक्शन थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बहुत पहले चली आ रही थी। अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बाद में डिस्कवरी हुई, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करा गया, बस ये बात देख ली गई कि मान लो कि अर्थ में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो कहां से निकल रही है, साउथ पोल से निकलती है और हमारे पास यहां पर एंटर होती है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों, जरा समझना बहुत ध्यान से, हम ऐसा करते क्यों, जरा सुनो। अगर यहां पर बहुत ध्यान सुनना, तुमने कंपास देखा है, कंपास, ठीक है। कंपास की निडल जहां रुकती है वहां कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। ध्यान सुनना, वहां कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। अब वाकई में तुम क्या देख रहे हो, ये तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल साउथ पोल है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल है, लेकिन अगर मैग्नेट की बात करो तो मैग्नेट के हिसाब से ये नॉर्थ पोल हुआ और इसके हिसाब से ये साउथ पोल हुआ। मैग्नेट के हिसाब से, क्योंकि नॉर्थ पोल से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। अब जरा सुनो, तुम जब उसको निडल को रखते हो तो निडल कहां जाके रुकती, नॉर्थ पे, निडल यहां जाके रुकेगी ना। अब सोचो, तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक निडल है, क्या ये पॉसिबल है उसका नॉर्थ यहां नॉर्थ में आ जाए, नहीं। यहां पर ओरिजिनली क्या बन रहा होता है, साउथ पोल बन रहा होता है, तभी हमारी जो नॉर्थ वाली निडल है वो इसके पास आकर के रुकती है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के, ठीक है। ध्यान रखना, अगर वाइवा होगा तो बार बार पूछा जाता है कि हमारे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल से बाहर आती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्थ पोल से बाहर आती है, लेकिन अर्थ के केस में क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकल साउथ पोल है उस ज्योमेट्रिकल साउथ पोल से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है और फिर यहां से एंट्री करती है अंदर। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, यहां तक समझा सभी को। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, यहां पर हमारे पास एक टर्म आता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है, जरा देखो, हेडिंग देखो, एंगल ऑफ डिप को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स v अपॉन h, ठीक है। यहां पर हमारे पास v क्या होता है, देखो ये जो v हमारे पास ये है वर्टिकल कॉम्पोनेंट, इसे कहा जाता है वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो h है, h को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ये हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, देखो अब यहां मान लो हमारे पास यहां मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर हम खड़े हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमारे पास ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर हम एक काम करें, हम इस तरह से एक मैग्नेटिक निडल, एक मैग्नेट को इस तरह से अगर लटका दें, बीच में बांध करके, बीच से इसको बांध करके फ्री लटका दें अगर इसको, तो क्या ये ऐसी बनी रहेगी, नहीं। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी उसी डायरेक्शन में हमारी निडल क्या करेगी, मुड़ जाएगी। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी उसी डायरेक्शन में हमारी निडल यहां पर मुड़ जाएगी। तो अब जरा सुनना, हमारी जो निडल की नई पोजीशन आई है, इस पोजीशन की अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालने, जैसे समझ लो ये हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, और अगर हमारी निडल इस तरह से डिप कर गई तो अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो निडल एंगल बनाती है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो जरा सुनना, द एंगल फॉर्म्ड बाय द फ्री निडल with its horizontal component is called angle of dip, ठीक है। लिखो जरा इसमें डेफिनेशन लिखो, the angle formed by the
फ्री हैंगिंग निडल, फ्री हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लटकती हुई, फ्री हैंगिंग निडल with the horizontal direction, with the horizontal direction is called angle of dip, is called angle of dip. लिखा? It is represented by theta, और थीटा के बाद ये नोट कर लो पूरा, v क्या है, h क्या है, सब नोट कर लेना। हो गया नोट? देखो आगे। अब देखो तुम्हारे पास एंगल ऑफ डिप पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो जरा सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री होती है। कहां पर? इक्वेटर पे। अगर इक्वेटर पे जाकर के, भूमध्य रेखा पे जाकर के अगर तुम कोई निडल इस तरह से लटका दो तो उसका एंगल ऑफ डिप कितना होगा? 0 डिग्री। वो बिल्कुल डिप नहीं करेगी। क्यों? इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास अर्थ की सरफेस के पैरेलल होती हैं। ध्यान सुना, इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो हमारे पास अर्थ की सरफेस के पैरेलल होंगी। अगर सोचो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ही हॉरिजॉन्टल है तो जो निडल लटकाओगे वो भी तो हॉरिजॉन्टल रहेगी। अगर निडल हॉरिजॉन्टल है तो एंगल ऑफ डिप कितना हुआ हमारे पास? 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर लिखो, नोट डाल करके लिख लो, लिखो एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर magnetic lines of forces, magnetic lines of forces are parallel to the, are parallel to the earth surface, earth surface, hence here angle of dip is, here angle of dip is 0 degree, here angle of dip is 0 degree। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? आगे जरा सुनो। अब देखो, जब हम पोल्स की बात करते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, वहां पर हमारे पास एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। क्यों? सोचो, अगर तुम पोल पे हो तो पोल पे लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे आ रही है? ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है या नीचे से ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तुम पोल पे खड़े हो, मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुम्हारे लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे आ रही है? ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है। अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रही है तो सोचो, अगर तुम निडल को ऐसे लटकाओगे तो निडल क्या करेगी? लाइंस ऑफ फोर्सेस के अलोंग हो जाएगी। मतलब कैसी होगी? परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होगी तो सोचो, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, हमारे पास पोल्स पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है? अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर है तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप कितना हो जाता है? 90 डिग्री। लिखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो एट द पोल्स, एट द पोल्स, पोल्स लिखना POLES, एट द पोल्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस are perpendicular to the, are perpendicular to the surface of earth, surface of earth, hence here angle of dip is, here लिखना HERE, यहां here angle of dip is 90 degree, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। हो गया? देखो आगे देखते हैं सिंगल। इतनी बात क्लियर हो गया? अब देखो
यहाँ पर हमारे पास कभी कभी कुछ क्वेश्चंस और बन जाते हैं, ठीक है। वैसे अब जो बात कराने वाले हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी है, ठीक है। तुम शायद क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। चलो जरा बताओ, सोचो जरा क्या हो सकता है। चलो देखो एक क्वेश्चन आया, वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0, ठीक है। ये पूछा गया कहां पर हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है। बताओ जरा आंसर। चलो ऑप्शन दे देते हैं। ये आ गया हमारे पास नॉर्थ पोल, सेकंड आ गया हमारे पास साउथ पोल, थर्ड आ गया हमारे पास मान लो इक्वेटर, ठीक है, और फोर्थ आ गया हमारे पास मान लो 50 डिग्री लैटिट्यूड। अब आधों को तो यही नहीं पता होगा लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, नहीं पता तो जाने दो। चलो आंसर बताओ। देखो आंसर, ये जो हमारे पास इक्वेटर होगी वहां पर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। ध्यान सुनना, इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, और जो हमारे पोल्स होते हैं पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। क्यों? देखो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अर्थ की सरफेस के पैरेलल हो जाती है। पैरेलल होंगे मतलब पूरी तरह से कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, सवाल ही नहीं उठता। तो ध्यान रखना इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट 0। लेकिन जब बात पोल्स की आती है, चाहे नॉर्थ पोल पे हो चाहे साउथ पोल पे हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर जा रही होती है या अंदर से बाहर निकल रही होती है, मतलब परपेंडिकुलर, हमेशा वर्टिकल। अगर वर्टिकल है तो कुछ हॉरिजॉन्टल बचा, नहीं बचा। तो यहाँ पर ध्यान रखना पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है और इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है। नोट कर लो, ध्यान से नोट करो जरा। जब यहाँ वर्टिकल की बात है तो आंसर इक्वेटर लगाना और आगे नोट डाल करके पोल्स के बारे में लिख लेना। एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इस तरह से लिख लेना। लिखा सबने? आगे देखो आप और क्या पूछा जा सकता है तुमसे। चलो जरा देखते हैं। ये बात तो पता चल गई होगी कि जब इक्वेटर पे रहोगे तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक नीडल कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी, उसका एंगल ऑफ डेप्थ 0। जब पोल्स पे रहोगे तो पोल्स पे मैग्नेटिक नीडल कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, उसका एंगल ऑफ डेप्थ 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इतनी सारी बातें तुम्हें क्लियर होगी, ठीक है। यहां से देखो तुम्हारा अर्थ का मैग्नेटिज्म का पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे ज्यादा तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर मान लो एक आधे न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल देखो तुम्हें कराना है। देखो देखो पिछले टर्म पे तुम लोगों ने कुछ पढ़ा था, ठीक है। पिछले टर्म पे हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा था, ठीक है। उसमें देखो एक टर्म आया था तुम्हारे पास रिटेंटिविटी। उसमें देखो एक टर्म आया था हमारे पास रिटेंटिविटी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, रिटेंटिविटी का हमारे पास सीधा रिलेशन होता है परमिएबिलिटी से, ठीक है। देखो रिटेंटिविटी का सीधा रिलेशन होता है हमारे पास परमिएबिलिटी से। ये हमने ध्यान नहीं दिया था, फिर नोट्स देखे हमने तो नोट्स में बार बार परमिएबिलिटी लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज ना होना, या तुम काट करके सही मत करना, क्योंकि हमने बार बार बताया था कि हमें सॉफ्ट आयरन चाहिए। सॉफ्ट आयरन में क्या होता है, हाई रिटेंटिविटी होती है और लो कोएर्सिविटी होती है। तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी होगी उतनी ज्यादा परमिएबिलिटी होती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चीजें हैं। रिटेंटिविटी मतलब कितना वो रिटेन कर पाता है, परमिएबिलिटी मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना परमिएबल है, कितना अंदर जा सकते हो। जितना अंदर जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, जितना परमिएट करेंगी उतना ही ज्यादा वो रिटेन कर पाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कहीं कहीं पर परमिएबिलिटी मिलेगा, कहीं कहीं पर रिटेंटिविटी मिलेगा, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, ठीक है। दोनों है बिल्कुल अलग अलग चीजें, लेकिन मैग्नेटिज्म के बेस पर दोनों का हमारे पास मीनिंग सेम निकलता है, ठीक है। तो देखो हटा दे, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार तुम्हारे पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हमारे पास सॉफ्ट आयरन अच्छा मटेरियल है परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। क्यों? तुम्हारे पास ऑप्शन में इस तरह से दिया रह सकता है कि हाई परमिएबिलिटी होती है उसमें और लो कोएर्सिविटी। तो ये भी सही ऑप्शन होगा। परमिएबिलिटी रिटेंटिविटी एक ही बात होती है हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखो एक तुमने पढ़ा हुआ था Xi-m, ठीक है। अब देखो Xi-m के बारे में समझ लो, इस पर ग्राफिकल क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हम सब बता दे रहे हैं ग्राफ के, ठीक है। इससे बाहर कभी नहीं आएगा। अब देखो Xi-m, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी,
अब एक बात समझना, सबसे पहले तो हमने एक बात समझी कि ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये तो एक कांस्टेंट है। सोचो तुमने कैसे करा था, ये बात सीखी थी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा h, और फिर यहां पर क्या लग गया था, एक कांस्टेंट लग गया था। बोले बात समझ आ रही नहीं आ रही यहाँ पे? तो मतलब ये समझ में आता है कि ये कांस्टेंट है। लेकिन उसी के साथ तुमने एक लॉ देखा, कुछ याद है, क्यूरीज लॉ। हमारे पास जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो क्या होगी, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती चली जाती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म क्या करता है, अपनी मैग्नेटिक पावर को लूज करता चला जाता है। ये बात तुम्हें पता होगी। चलो देखो ध्यान से, तो कांस्टेंट किसके लिए है, टेम्परेचर को छोड़ करके बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कांस्टेंट है। केवल वेरिएबल किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए। तो देखो यहां पर हमारे पास जाई एम का एक ग्राफ होता है, ठीक है, ये हमारे पास होगा जाई एम, ठीक है। अच्छा यहां पर तुम कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एच ले लो चाहे एम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो, सबके लिए ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। एक तुम्हारे पास ये कांस्टेंट ग्राफ आएगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ना मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड करती है, ना ही हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करती है, किसी पर भी नहीं डिपेंड करती। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जरा सुनते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो एक बात ध्यान रखना, अब टेम्परेचर का और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का हमारे पास ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। इस ग्राफ को याद कर लो, ये हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, टेम्परेचर है, तो यहां पर ग्राफ बनता है। सोचो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ये एक थोड़ा वेरिएशन शो होता है, पहले तो ये थोड़ा सा बढ़ती है, फिर अल्टीमेटली डिक्रीज होने लगती है। कुछ इस शेप का हमारे पास डायग्राम या ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को ध्यान रख लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो टिक करके चले जाना, ठीक है। अल्टीमेटली डिक्रीज होगा, लेकिन पहले शुरुआत में कुछ क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, ये टेम्परेचर किसमें है, टेम्परेचर हमारे पास है केल्विन पे, तो जब यहां पर हो बिल्कुल तो ये 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन के आसपास एक एबनॉर्मल बिहेवियर इसमें होता है, वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। तुम आगे चल के जब पढ़ोगे तब तुम्हें उसका मटेरियल्स का या मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी का एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना तुम्हें, अभी बस तुम्हें ग्राफ के तौर पर याद रखो कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो वहां पे हम टिक कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ बना लो, ध्यान रखना जाई एम के साथ अगर टेम्परेचर है, ये भैया टेम्परेचर है, कोई टाइम पीरियड ना समझ लेना, ठीक है। टेम्परेचर के साथ ये ग्राफ बनेगा, बाकी कुछ भी हमारे पास एक कांस्टेंट ग्राफ आता है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, यहां तक समझ में आया सभी को? चलो आगे देखते हैं, बना लिया ग्राफ और आगे देखते हैं। देखो एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। तुम्हें एक बात कराई थी हमने, मैग्नेटिक मोमेंट कराया था, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताया था m इज इक्वल्स टू NIA, जहां पर a क्या होता है, एरिया। अच्छा किसका एरिया, एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप, ठीक है। मतलब हमारे पास ऐसा कोई लूप है जो क्लोज है पूरी तरह से, ठीक है, और उसमें हमारे पास करंट फ्लो हो रही है। तो अब एक बात समझना, इस करंट की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, जो हम क्या कहते हैं I इंटू ए होता है हमारे पास, करंट इंटू एरिया। ये बात क्लियर है कि नहीं यहाँ पे? तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारे पास NIA के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर, ये पढ़ चुके हो। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर कोई मैग्नेट ले लें, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मैग्नेट ले लें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो क्या मैग्नेट में भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा? सोचो मोमेंट कब आता है, मोमेंट तब आता है जब बॉडी रोटेट करती है। तुम्हें बताया था कि अगर कोई क्लोज्ड लूप होगा, इसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इसमें क्या क्रिएट होता है, टॉर्क, और टॉर्क क्या कराता है, टॉर्क इसको रोटेट करवाता है। बोलो इतनी बात क्लियर? बिल्कुल यही चीज यहां पर देखो, नॉर्थ और साउथ पोल के साथ अगर मैग्नेट को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो क्या करेगा, ये रोटेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो यहां पर ध्यान रखना, अगर हमारे पास बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ हमारे पास L है, या फिर हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और उसमें हमारे पास कोई करंट I फ्लो हो रहा है, तो वहां पर भी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। लेकिन इसमें मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास लगभग ना के बराबर होता है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इंटू एल, ठीक है। अगर मान लो लेंथ को 2L करते हो तो ये 2L हो जाएगा, चलो यार 2L कर देते हैं क्योंकि इन जनरल 2L लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू 2L। अच्छा एक बात आती है कि स्मॉल m क्या है, देखो जो स्मॉल m है इसको कहा जाता है
पोल स्ट्रेंथ, ये हमारे पास होती है पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ हर मैग्नेट की अलग अलग होगी। सोचो, किसी मैग्नेट का पोल ज्यादा पावरफुल होगा, किसी कम पावरफुल होगा, जिसका ज्यादा पावरफुल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराएगा। ठीक है, अब ध्यान देखो, स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और ये जो कैपिटल एम देख रहे हो, कैपिटल एम हमारे पास क्या है, कैपिटल एम हमारे पास है, अरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम हमारे पास है मैग्नेटिक मोमेंट। इतनी बात क्लियर, ये याद रखो कि नहीं रखो, कुछ नया नहीं है, सब 12th का है तुम्हारा, यहाँ पर चीजें यूज होती हैं इसलिए तुम्हें सब करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बार मैग्नेट है जिसकी लंबाई 2l है तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m इंटू 2l। m क्या होगा, स्मॉल m क्या होगा, इट इज द पोल स्ट्रेंथ, मतलब जो पोल है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M हमारे पास है मैग्नेटिक मोमेंट। इतनी बात क्लियर यहाँ पे, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो चाहो तो एक बार, ये तो तुम्हारे पास पहले से है। देखो, अगर इतना देख लिया है तो अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। ठीक है, चलो देखो, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो इसमें जरा, लिखो आ रॉड ऑफ लेंथ L, जैसे यहां 12 था वहां क्या कर दिया L। ठीक है, लिखो हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, हैज मैग्नेटिक मोमेंट M लिखा। लिखो इफ दिस रॉड is converted into semicircular loop, मतलब इस तरह से, then find the new magnetic moment, लिख लिया। चलो देखो, अब देखो ये हमारे पास रॉड की लंबाई क्या L, मतलब ये जो तुम सेमी सरकमफेरेंस देख रहे हो अभी किसके बराबर है, L के बराबर। बोलो समझ में नहीं आते, और हमें इसका अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। चलो हमने मैग्नेटिक मोमेंट कुछ m डैश मान लिया। ठीक है, तो अब जरा सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा m इंटू 2l। अच्छा, 2l क्या होता है, देखो जो हमारे पास दो पोल होते हैं, दो एंड पॉइंट होता है, उनके बीच की दूरी को कहा जाता है। जब तक ये स्ट्रेट था तब तक इसकी लंबाई L थी, और यहां पर जो दूरी थी वो भी क्या होगी L। तो मतलब यहां पर हमारे पास जब सॉल्यूशन आएगा तो जरा समझना, सबसे पहले क्या है, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है रॉड का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m इंटू L। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, यहां तक कोई परेशानी। स्मॉल m क्या होगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ। अच्छा जरा सुनना, जब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो मतलब ये रॉड मैग्नेटिक होगी, जरूर होगी। ठीक है, अब आगे देखो, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ होगी, हमने मान ली। चलो अब जैसे इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट करो तो एक बात बताओ, अब यहां पर जो इसके दो एंड पॉइंट हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, अब ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। चलो हमने एक काम करा, हमने इसकी रेडियस को r मान ली। अगर रेडियस r है तो जरा सोचो क्या होगा, हमारे पास जो 2 पाई r होगा, या जरा सुनना, अगर रेडियस r है तो सेमी सरकमफेरेंस कैसे आती है, देखो सेमी सरकमफेरेंस आ जाएगी पाई r, और ये किसके बराबर होगी, L के बराबर। बोलो समझना नहीं है, मतलब R हमारे पास क्या हो गया, L अपॉन पाई। इतनी बात की है। अच्छा R निकाला क्यों, ये इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास जो दो एंड है इनके बीच में डिस्टेंस कुछ 2r नहीं दिख रही है। अब ये हमारे पास क्या होगा, नया मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो अगर हम यहाँ पर न्यू mm निकालें, न्यू mm मतलब न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, अगर नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आती पोल स्ट्रेंथ। भैया ध्यान सुनना, किसी को मोड़ने से उसकी पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलती, जो पहले थी वही बाद में रहेगी। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर दोनों एंड के बीच में दूरी कितनी हो गई है, 2r, तो यहाँ पर आ गया m इंटू 2r। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब सोचो यहाँ गया स्मॉल m 2r, r की जगह क्या रखोगे, L अपॉन पाई, तो यहाँ गया 2 इंटू L अपॉन पाई। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, कोई परेशानी किसी को। आगे देखो,
तो देखो हमारे पास इतना रिजल्ट आता है, इसको जरा ठीक से लिखते हैं। एम डैश हमारे पास क्या है 2/पाई और क्या स्मॉल m इंटू एल, तो ये आ गया स्मॉल m इंटू एल। अच्छा स्मॉल m इंटू एल क्या है, ये है ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास सिंस एम एल बराबर कैपिटल एम के है, तो हमारे पास जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ गया, देखो यहाँ पे रखा है 2/पाई और ये आ गया हमारे पास m। ठीक है, m क्या है नया, ये m क्या है ओल्ड मैग्नेटिक मोमेंट एक स्ट्रेट रॉड का जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है। ठीक है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ m है। लेकिन अगर हमने इसको सेमी सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट करा तो हमारे पास जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना हो गया 2/पाई m। बोलो इतनी बात क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, नोट करो एक बार।